Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए बच्चों, हिंदी व्याकरण में जो व्याकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण का जो 4 भाग है उसमें से 3 भाग वर्ण विचार हो गया, पद विचार हो गया, शब्द विचार खत्म हो गया। अभी हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें वाक्य देखिए, है ना, किसी शब्दों का वैसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। किसी शब्दों का ऐसा सुव्यवस्थित व्यवस्था जिसका कोई अर्थ निकलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वाक्य कहेंगे। तो वाक्य क्या हो गया? शब्दों का एक समूह हो गया, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह हो गया जिससे कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर वाक्य का परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो वाक्य का परिभाषा क्या लिखिएगा? वाक्य वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे कुछ अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिए, वाक्य शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अब देखिए, वाक्य का जो वर्गीकरण है, वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से कैसे होगा। पहला वर्गीकरण है वाक्य का, यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं। वाक्य का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण कितने तरह से किया जाता है? 2 तरह से किया जाता है। पहला तरीका क्या है? देखिए, पहला तरीका है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या बनावट कह लीजिए, रचना या बनावट के आधार पर। उसके बाद दूसरा क्या है? अर्थ उसका क्या स्पष्ट होता है, यानी अर्थ अस्पष्ट के आधार पर। अर्थ कैसा उसका स्पष्ट हो रहा है उसके आधार पर। तो अब ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, वाक्य क्या हो गया? शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होगा, उसको वाक्य कहेंगे। और वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाएगा, रचना या बनावट के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो आप नोट कर सकते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नोट करते जाइएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य एक। दूसरा होगा मिश्र वाक्य और तीसरा होगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसको कहेंगे? वैसा वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया हो। कितना क्रिया होगा? एक क्रिया। एक क्रिया मतलब एक काम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। जैसे वह पढ़ता है, राम जा रहा है, मैं सोया हुआ हूँ, सब में क्या है? एक क्रिया हो रहा है, एक काम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। संतोष गाता है तो एक क्रिया हो रहा है ना, हम क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक से ज़्यादा क्रिया रहेगा और एक क्रिया जिसका रहेगा उसी का दूसरा पार्ट उसका अंश रहेगा। जैसे समझिए, मिश्र वाक्य में जैसे मैंने कहा कि वह बेईमान है। तो देखिए, जिसमें 2 वाक्य, मैंने कहा और वह बेईमान है, लेकिन दोनों भाग जो है एक दूसरे के बिना अधूरा है। मैंने कहा तो क्या कहा कि वह बेईमान है, तो वह बेईमान है ये अकेला भी आ सकता था,
लेकिन जब मैंने कहा तब उसको पूरा करने के लिए कौन आ रहा है कि वह बेईमान है, तो उसी का अंश हो गया। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा कि एक सरल वाक्य भी रहेगा, यानी एक क्रिया रहेगा और उसी का एक दूसरा अंश भी उसमें आ जाएगा। जैसे वह कौन है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है, तो इसे देखिए वह कौन है एक सरल वाक्य जो महात्मा गांधी को नहीं जानता, तो उस वाक्य को पूरा करने के लिए कौन आ गया, महात्मा गांधी को नहीं जानता है, तो वो उसका अंश हो गया। तो मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य भी रहेगा और एक उसके साथ उसका अंश, एक उसका हिस्सा भी लगा हुआ रहेगा। और संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा, संयुक्त वाक्य में एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य दोनों एक साथ जुटेगा संयोजक अवयव से। संयुक्त वाक्य किसको कहेंगे, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य जब संयोजक अवयवों से जुट जाएगा तब हम उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे आप चाय पिएंगे या आपके लिए कॉफ़ी लाऊं। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्य है, आप चाय पिएंगे या आपके लिए कॉफ़ी लाएं, ये दोनों वाक्य किससे जुटा हुआ है, या से, यानी संयोजक अवयव से। उसी प्रकार से मैंने रात में खाना खाया और मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो देखिए रात में खाना खाया एक वाक्य, पेट में दर्द होने लगा दो वाक्य, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, और से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूरे। मैंने रात में खाना खाया और पेट में दर्द होने लगा, इस पूरे वाक्य को हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। तो ये तीन वाक्य समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिसमें केवल एक क्रिया होगा उसको सरल वाक्य, जिसमें एक क्रिया होगा यानी सरल वाक्य रहेगा और उसमें उस सरल वाक्य का एक ही अंश भी, एक टुकड़ा भी और जुटा हुआ रहेगा। दोनों वाक्य के मिश्र, दोनों वाक्य जब एक साथ संयोजक अवयव, संयोजक अवयव मतलब और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ये सब से जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। चलिए अब इसका परिभाषा हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला परिभाषा हो जाएगा सरल वाक्य, नोट कीजिएगा। सरल वाक्य में क्या लिखिएगा, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे देखिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें क्रिया पढ़ना एक ही क्रिया है ना, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो ये पूरा वाक्य क्या हो गया, सरल वाक्य। उसी प्रकार से वह नाच रही है, तो अगर वह नाच रही है तो इसमें क्रिया केवल एक है, नाच रही है, तो ये दोनों वाक्य किसका उदाहरण हो गया, सरल वाक्य का। अब उसके बाद दूसरा देखिएगा, मिश्र वाक्य किसको कहेंगे, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावे, एक सरल वाक्य के अलावे इसका कोई अंश भी रहे, अंश मतलब हिस्सा, अंश भी रहे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस वाक्य में एक सरल वाक्य यानी एक क्रिया तो रहेगा और उस क्रिया के अलावे उसी का कोई हिस्सा नहीं, उसको पूरा करने वाला रहेगा। जैसे उदाहरण इसका भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि, मैंने कहा, देखिए ये सरल वाक्य हो गया, एक क्रिया आ गया ना, कहा, कहना, क्या कहा, अब उसको पूरा करेगा तो उसका एक अंश आएगा, जैसे क्या आएगा, अंश आएगा। जैसे मैंने कहा कि वह बेईमान है, वह बेईमान है, तो देखिए वह बेईमान है, कौन कह रहा है, मैंने कहा। तो देखिए मैंने कहा ये एक सरल वाक्य और इस सरल वाक्य का यही एक अंश है, मैंने कहा कि वह बेईमान। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं,
रंजन ने कहा कि वह भागलपुर जा रहा है। देखिए, रंजन ने कहा, ये आपका हो गया सरल वाक्य और इसी का ये हिस्सा हो गया। रंजन ने कहा, क्या कहा भाई, कि वह भागलपुर जा रहा है। तो एक सरल वाक्य के साथ उसी का कोई अंश अगर रहेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। यानी मैंने कहा कि वह बेईमान है, ये पूरा क्या हो गया, मिश्र वाक्य। रंजन ने कहा कि वह भागलपुर जा रहा है, पूरा क्या हो गया, मिश्र वाक्य। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे वह कौन है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है, ये भी किस में आ जाएगा, मिश्र वाक्य। चलिए तीसरा नंबर देखिए, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में सरल वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, समझिए फिर से, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों मिला हुआ रहेगा और दोनों को जोड़ने के लिए उसमें संयोजक अव्यय आएगा। संयोजक अव्यय क्या है उसको भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं ताकि संयुक्त वाक्य को समझने में आसानी आप लोग को हो जाए। देखिए, संयोजक अव्यय क्या हो जाएगा, जैसे और हो गया, परंतु हो गया, पर हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, लेकिन हो गया, है ना। ये सभी क्या है, ये सभी आपका संयोजक अव्यय है। क्या है, संयोजक अव्यय। अब देखिए, इन अवयवों के द्वारा जब मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य एक साथ आएगा तब उसी को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए, आप चाय पिएंगे या आपके लिए दूध लाऊं, आपके लिए दूध लाऊं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दो सरल वाक्य जो है या संयोजक द्वारा जुटा हुआ है, तो ये पूरा वाक्य किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य का। किसका, संयुक्त वाक्य का। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैं खाकर सोया ही था, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए, मैं खाकर सोया, ये आपका है सरल वाक्य, और उसी में कि पेट में दर्द हो गया, तो पेट में दर्द हो गया इसी का अंश है ना, मैंने खाकर सोया कि पेट में दर्द हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द हो गया, तो ये दोनों हो गया मिश्र वाक्य। और इसमें देखिए, दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया। समझिए बात को, बेहोश हो गया। बात यहाँ पर समझने लायक है। देखिए, मैं खाकर सोया कि पेट में दर्द हो गया और दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया। दोनों को कौन जोड़ रहा है, और संयोजक अवयव। तो ये जो पूरा वाक्य आप देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण जो है वो तीन प्रकार से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में। अभी हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। कितने भेद हैं, 8 भेद। तो पहले यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। तो अब देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हो गए, 8 भेद। पहला देखिए है
विधिवाचक, क्या है? विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य मतलब क्या हो जाएगा कि वाक्य किस ढंग से, किस तरीके से हुआ है उसको दर्शाएगा। जैसे उसने वृक्ष को काटा, उसने वृक्ष को काटा, या फिर वह घर गया, वह घर गया। तो ये क्या हो गया? ये विधिवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, आपको आएगा निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब मना करेगा, क्या करेगा? मना करेगा, नहीं का बोध होगा। जैसे वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ निषेध कर रहा है। यहाँ मत थूको, कहीं कहीं पर आप जाइएगा स्टेशन वगैरह या कोई घूमने वाले जगह जहाँ होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा यहाँ मत थूकिए, यहाँ गाड़ी मत लगाइए। इसका मतलब क्या है? वो निषेधवाचक वाक्य है ना। उसी प्रकार से मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, तो सीधा सीधा समझिए कि नहीं लगा हुआ रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे, निषेधवाचक वाक्य बोलेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए, आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य यानी कि जिससे किसी को आज्ञा देने का बोध हो। क्या होगा? आज्ञा देने का बोध हो। जैसे तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, तो क्या हो रहा है? आज्ञा दे रहा है कि नहीं? तो ये आज्ञा दे रहा है निकल जाओ, है ने, है ने। तुम रो मत चुप रहो, है ने, खड़े हो जाओ, तो ये सब क्या हो रहा है? आज्ञा दे रहा है ने। तो ये आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। उसके बाद चौथा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिसमें प्रश्न पूछने का काम होगा। क्या होगा? प्रश्न पूछने का काम। जैसे तुम क्या करते हो, प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्या करते हो, तुम कौन हो, प्रश्न पूछ रहा है। तो जितना भी प्रश्न पूछने वाला रहेगा, तुम क्या करते हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ जाते हो, है ना, तो जितना भी प्रश्न पूछने वाला वाक्य उसको हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा देखिए, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब क्या होगा? इसमें अफसोस, दुख, घृणा, ईर्ष्या इस चीज का बोध होगा। जैसे ओह मैं पिट गया, है ना, अफसोस हो रहा है ना, अफसोस मैं पिट गया, है ना। वाह हम लोग जीत गए, अभी क्या हो रहा है? खुशी हो रहा है। तो खुशी, दुख, अफसोस ये सब का बोध होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य बोलेंगे। उसके बाद छठा देखिए, संदेहवाचक। क्या? संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह का बोध होगा। संदेह मतलब समझ ही रहे हैं। जैसे शायद वह गया होगा, शायद वह गया होगा। देखिए शायद वह गया होगा, तो ये क्या हो रहा है? संदेह, गया होगा। वह परीक्षा पास किया होगा, वह परीक्षा पास किया होगा, तो ये भी क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। जैसे कोई पूछेगा कि रे परीक्षा पास किया कि नहीं, तो अच्छा किया होगा, तो ये क्या हो रहा है? संदेह का बोध हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद सतमा, इच्छा बोधक वाक्य। क्या आएगा? इच्छावाचक या इच्छा बोधक वाक्य। इसमें इच्छा का बोध हो, किसका बोध होगा? इच्छा का बोध होगा। जैसे जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, है नहीं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या हो रहा है? देखिए ईश्वर आपका भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या हो रहा है? इच्छा का बोध कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इच्छावाचक वाक्य। और लास्ट देखिए आठवां हो जाएगा, आठवां देखिए हो जाएगा
संकेतवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य, यानी इसमें जो है संकेत का बोध होगा। इसे देखिए, वह आता तो मैं अवश्य जाता। देखिए संकेत दे रहा है ना, क्या दे रहा संकेत कि अगर वो आता तो मैं जाता, है ना। तो इसमें संकेत क्या कि वो आएगा तब तो वह जाएगा, है ना। उसी प्रकार से और भी वाक्य देखिए आप इसमें, वह समय पर स्टेशन जाता, वह समय पर स्टेशन जाता तो गाड़ी क्या होती? मिल जाती, या गाड़ी पकड़ लेता, गाड़ी मिल जाता। देखिए संकेत क्या है कि अगर समय पर स्टेशन जाता तो गाड़ी मिल जाती। तो संकेत क्या है? समय पर स्टेशन जाना। तो इस प्रकार से आप देखिए आपका जो पूरा वाक्य विचार है वो समाप्त हो गया। ठीक है, वाक्य विचार में फिर समझ लीजिए, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसे कुछ अर्थ लिख लेगा उसको क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। वाक्य का वर्गीकरण दो तरीके से होगा, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वैसा वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया होगा उसको सरल वाक्य बोलेंगे। वैसा वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य के साथ साथ उसका कोई अंश भी रहेगा उसको मिश्र वाक्य बोलेंगे। और वैसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों संयोजक अवयव, मतलब और, किंतु, परंतु, अगर, मगर से जुटा हुआ रहेगा तो उसको संयुक्त वाक्य बोलेंगे। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हो जाएंगे, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक। तो इस प्रकार से आपका जो है व्याकरण का जो वाक्य विचार था वो खत्म हो गया। ठीक है।